नमस्कार। राज की बात में आपका स्वागत है। इकोसिस्टम, और वो भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का इकोसिस्टम। उसमें सुप्रीम कोर्ट का इकोसिस्टम पर अब कई सवाल खड़े होने लगे हैं, जिसमें कुछ वकीलों ने सवाल उठाए हैं, तो अब पूर्व हाई कोर्ट के जज भी सवाल उठा रहे हैं। एक मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं जस्टिस रोहित आर्या। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन तो किया, लेकिन साथ ही ऐसे कई सवाल एक सेमिनार में उठाए, जिससे सुप्रीम कोर्ट के इकोसिस्टम को समझना अब आसान हो रहा है कि कैसे ये लोग बेल के खेल में कोलेजियम सिस्टम से उत्पन्न खानदानी जज नए नए तरीके इजाद करते हैं और सिलेक्टिव बेल दिए जाते हैं। बेल चेहरा देखकर दिया जाता है। बेल अपीजमेंट पॉलिटिक्स के उपजे हुए उन लोगों के लिए भी खड़ा किया जाता है जो कि अभी के सिस्टम में विरोध में खड़े हुए हैं और जिनको लगता है सरकार पर सवाल उठाने के नाम पर देश के बदनाम करने की कोशिश की जाए, तो ये सुप्रीम कोर्ट में जाकर इसका भी फायदा उठाया जा सकता है। इसी इकोसिस्टम पर जस्टिस रोहित आर्या ने सवाल उठाए हैं और इस बात के बाद अब सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं जो लगातार बेल देने के नाम पर उन लोगों के लिए एक शील्ड का काम करते हैं जो देश के खिलाफ, जो सनातन संस्कृति के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ, जो पीएम मोदी के खिलाफ कोई न कोई कॉन्स्पिरेसी करते रहते हैं। और फिर सवाल यह उठता है कि कैसे इस समय में जो केंद्र सरकार है उसके खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। यह सवाल उठाकर सोसाइटी को एक झकझोरने की कोशिश की जाती है। सोशल मीडिया पर कैंपेन चलाया जाता है, अखबारों में आर्टिकल लिखे जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस इकोसिस्टम से वो बेल लेकर बाहर चले आते हैं। जस्टिस रोहित आर्या ने इसी इकोसिस्टम पर सवाल उठाया है जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे जजों के बारे में है, जिन दो जजों ने इस बीच अरविंद केजरीवाल को जमानत दी और जमानत में वो कोई भी कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, बस एक विचार का पालन किया गया कि अगर किसी भी बड़े नेता को स्वतंत्रता, जीवन जीने का अधिकार दिया जाता है तो उसमें वो भी शामिल हैं जो कि बड़े घोटाले के आरोपी हैं, वो भी शामिल हैं जो कॉन्स्पिरेसी करते हैं। और उसमें अरविंद केजरीवाल को एक्सक्लूड कैसे किया जा सकता है? कैसे कहा जा सकता है कि अरविंद केजरीवाल अगर आरोपी है तो वो लंबे समय तक जेल में रहेंगे? हालांकि यही बात मनीष सिसोदिया पर लागू नहीं होती है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जो कि चेहरा हैं, जो आम आदमी पार्टी के चेहरे के तौर पर हैं, जो कि चुनाव में वोट इकट्ठा करते हैं, जो इंडी अलायंस में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़ी है, इस देश के विरोध में खड़ी है, उस सिस्टम के अंग हैं, तो फिर इनके लिए तो विचार भी बदलेंगे, इनके लिए तो कानून भी बदलेंगे, इनके लिए तो व्यवस्थाएं भी बदलेगी और इनको तो स्पेशल ट्रीटमेंट भी दिया जाएगा। इसलिए केजरीवाल 2 बार बिना बेल मांगे बेल पर बाहर आने की कोशिश करते रहे। पहली बार तो इन्हें बाहर ले आया गया, लेकिन इस दूसरी बार जमानत तो दे दी गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के उन जजों के पास यह अथॉरिटी नहीं थी कि दूसरे मामले में यानी सीबीआई के केस में भी अपने आप जमानत दे दे और अरविंद केजरीवाल को तत्काल जेल से बाहर निकाल दे। लेकिन कोशिश तो ऐसी ही थी और इसी इको सिस्टम के ऊपर जस्टिस रोहित आर्या ने सवाल उठाया है। उन्होंने जिस बात के लिए कहा है वो एक उदाहरण के तौर पर समझा जा सकता है कि जब मुनव्वर फारूकी ने सनातन संस्कृति के खिलाफ बात की थी, भगवान राम के खिलाफ टिप्पणी की थी, माता सीता के खिलाफ टिप्पणी की थी और उस के खिलाफ एक केस दर्ज हुआ था। उसके अलावा नलिन यादव के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था जो कि ऑर्गेनाइजर था उसके प्रोग्राम का। इन दोनों के खिलाफ जब मामले दर्ज हुए तो लंबे समय तक गिरफ्तार में भी रखा गया और फिर यह हाई कोर्ट गया।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जिस जज ने उसके बेल पिटीशन के ऊपर सुनवाई की थी वो जस्टिस रोहित आर्य थे और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि ये जो इकोसिस्टम बना हुआ है निगेटिव पब्लिसिटी का और निगेटिव माइंडसेट वाले जो लोग हैं जो भारतीय संस्कृति के साथ खिलवाड़ करते हैं, सनातन संस्कृति के खिलाफ बातें करते हैं और ये कहने की कोशिश जो करते हैं वो कहते नहीं हैं बल्कि वो संकेत में बताते हैं और फिर कानून के चंगुल से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। इसलिए इन लोगों को पनिशमेंट मिलनी चाहिए और उन्होंने दोनों के बेल को रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये देखिए कि इनके तरीके क्या हैं। जब हाई कोर्ट से बेल रिजेक्ट हो गया तो सुप्रीम कोर्ट से इन्हें बेल रिजेक्ट कैसे हो सकता है, यह तो संभावित था, पहले से ही पता था कि सुप्रीम कोर्ट जाते ही इन लोगों के लिए जेल का दरवाजा खुल जाएगा, ये बाहर चले आएंगे। और फिर मुनव्वर फारूकी ने सुप्रीम कोर्ट में बेल की याचिका दायर की और फिर सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के ऑर्डर को दरकिनार कर दिया और उसके बाद सीधे इन लोगों को जमानत दे दी। ये एक मामला नहीं है, ये मामला तो जस्टिस रोहित आर्या से जुड़ा हुआ है। इसलिए इस बात की चर्चा ज्यादा हो रही है कि जिस मुनव्वर फारूकी को जस्टिस आर्या ने बेल नहीं दिया था उसे सुप्रीम कोर्ट से बेल आसानी से कैसे मिल गई, जबकि उसने जो अपराध किए थे उसके लिए सजा तो उसे मिलनी चाहिए थी। और सजा का मतलब यह नहीं है कि जब तक आरोप सिद्ध नहीं होता, जब तक 2 साल 1 साल 4 साल की सजा नहीं होती तब तक उसे बाहर घूमने का अधिकार दे दिया जाए, क्योंकि यह जुडिशियल सिस्टम है। यह न्यायपालिका जिस गति से काम करती है, सुप्रीम कोर्ट में अकेले 80-80 हजार मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं, 5 लाख से ज्यादा मामले हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं और ओवरऑल देखा जाए लोअर जुडिशियरी से लेकर अपर जुडिशियरी तक तो तकरीबन 4 करोड़ से ज्यादा मामले पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ऐसे में ये न्याय मिलने की संभावना तो बहुत देर से शुरू होती है और कुछ लोग ऐसे हैं जो न्याय के इंतजार में रह जाते हैं और जो आरोपी है जिसे दोष सिद्ध होना था वो जेल के बाहर बेल पर घूमते रहता है, अय्याशी करते रहता है। अभी भी 1-2 नहीं, सैकड़ों की संख्या में ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेज हैं, जिनके ऊपर दूसरे इलीगल गतिविधियों के चार्जेज हैं, लेकिन उसे जमानत दे दी गई है और जमानत पर बाहर वो ऐश आराम कर रहे हैं। उन्हें सजा मिलेगी तब जबकि हो सकता है इस सजा के लिए उनकी कोई जरूरत ही महसूस ना हो, क्योंकि वो 80 साल के हो जाएंगे, 90 साल के हो जाएंगे और उसके बाद कोर्ट भी ये कहने पर मजबूर हो जाएगा कि इस उम्र में ये सजा भुगतने के लायक नहीं है, इसलिए इन्हें छोड़ दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इसी इकोसिस्टम का एक और उदाहरण है, जैसे कि तीस्ता सितलवाड़ के मामले में। तीस्ता सितलवाड़ के केस में ऐसा ही हुआ था जब गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता सितलवाड़ की बेल याचिका को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि तुरंत ही सरेंडर करो, तुम्हें जेल के अंदर जाना पड़ेगा क्योंकि तुमने सामान्य गुनाह नहीं किया। एक तो आपने तत्कालीन चीफ मिनिस्टर मोदी को फ्रेम करने की कोशिश की, गवाहों को ट्रेनिंग दी और दूसरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश की छवि खराब करने भी कोशिश की है, उसके लिए फंडिंग भी ली हो। इसलिए यह देशद्रोह का मामला बनता है और ऐसे में जरूरी है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा, बेल नहीं मिलेगी। लेकिन वो तत्काल सुप्रीम कोर्ट चली आए। सुप्रीम कोर्ट आने के बाद हुआ क्या, तब तक समय बढ़ चुका था, यानी कि रात के लगभग 8:30 बज चुके थे। सुप्रीम कोर्ट में ताला लग चुका था, लेकिन जजों के घरों में ताला नहीं लगा था और इसलिए तीस्ता सितलवाड़ जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास पहुंच गई। रातों राती 2 जजों की बेंच बनाई गई। फैसला हुआ कि अभी कंफ्यूजन है इनके गुजरात हाई कोर्ट के फैसले को लेकर कि तीस्ता सितलवाड़ को बेल दी जाए या न, क्योंकि 2 जज जो बैठे थे उसमें 50-50% पर थे, दोनों में सहमति नहीं बन पाई। फिर क्या था, 10:30 बजे रात को फिर से एक बेंच बनाई गई 3 जजों की और फिर इन 3 जजों में से 2 जजों ने मान लिया कि नहीं, तीस्ता सितलवाड़ तो रात में एक रात भी जेल के अंदर नहीं गुजारना चाहिए, उन्हें जमानत दो। और पूरे जो
जो गुजरात हाई कोर्ट का फैसला था तकरीबन 225 पेजों का, वो सारे फैसले को कूड़ेदान में फेंक दिया गया। कहा कि इतने पेज रंगने की इसके लिए जरूरत क्यों थी? ये इसलिए जरूरत थी क्योंकि तीस्ता सितलवाड़ ने ऐसे कुकर्म किए थे जिसकी एक एक गवाह थे, उसी के एनजीओ के लोग बता रहे थे कि कैसे इसने कांग्रेस से पैसा लिया, अहमद पटेल से पैसा लिया और अंतरराष्ट्रीय संगठनों से पैसा लिया, एनजीओ के नाम पर पैसा लिया और हिंदुस्तान की छवि खराब करने, पीएम मोदी को उस समय जो मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उनको फ्रेम करने के लिए, उनको सजा दिलवाने के लिए गवाह तैयार किए गए, उसे पैसा दिया गया गवाहों को। और इसलिए यह सामान्य खतरा नहीं है, यह सामान्य अपराध नहीं है, बल्कि एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। इसीलिए एक एक करके उसके गुनाहों को, उसके गवाहों के, उसके सबूतों को उस फैसले में शामिल किया गया था जो जमानत की याचिका के खिलाफ था, गुनाह साबित करने के लिए नहीं था। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सीधे उसको दरकिनार कर दिया कि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। क्या हो जाएगा अगर तीस्ता सितलवाड़ को जेल में न रह के बाहर रखा जाए और उन्हें कोऑपरेट करने के लिए कहा जाए इन्वेस्टिगेशन में? ऐसे एक दो नहीं, सैकड़ों उदाहरण हैं जो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर जाते हैं और वहां पर इन कॉन्स्पिरेटर को जमानत मिल जाती है, क्योंकि वहां पर बैठे हुए जज भी देखेंगे तो 50% से ज्यादा जज ऐसे हैं जिनके पिताजी वहां पर जज रहे या सीजेआई रहे। यहां अभी वर्तमान सीजेआई चंद्रचूड़ साहब के पिताजी वाईबी चंद्रचूड़ भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। नरेंद्र नाथ मित्तल, यानी कि अभी जो पंकज मित्तल हैं, उनके पिताजी थे जो जज ही थे। अभी जस्टिस दीपांकर दत्त, जिनके इस अरविंद केजरीवाल के जमानत के जज रहे हैं, उनके पिता सलील कुमार दत्त भी कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ही रहे हैं। जस्टिस संजीव खन्ना, उनके पिता देवराज खन्ना भी दिल्ली हाई कोर्ट के जज ही रहे हैं। यही नहीं, लंबी लिस्ट है। इसमें जस्टिस नागरत्ना को देखिए, जस्टिस नागरत्ना के पिता जस्टिस वेंकट रमैया भी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे थे। और इन लोगों के कॉलेजियम ने कुछ नामों को जो अभी तक अनुशंसा में डाला है, जिसको रिकमेंड करते हैं, उसमें से ज्यादातर वही नाम होते हैं जो उनके अगले पीढ़ी के हैं। जैसे सौरभ कृपाल, जिनके नाम की 5 बार अनुशंसा की गई जज बनाने के लिए, वो जस्टिस बीएन कृपाल के बेटे जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। ये कॉलेजियम सिस्टम में सीधे तौर पर चलता आ रहा है और इसी इकोसिस्टम के ऊपर अब जजों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया है, जिसके बाद सरकार भी सोचने पर मजबूर हो रही है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी चर्चा चल रही है कि अब हमारी छवि वैसी नहीं रही जैसे हम सोचते थे, हमारी छवि धूमिल होती जा रही है। इसलिए इस बेल के खेल को रोकना पड़ेगा, हमारे सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा और हम ये कुछ लोगों के उन विचारों के आधार पर अपने सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो विचारधारा नहीं चला सकते कि जो सरकार का विरोध कर रहा है उसके लिए सारे अपराध माफ हो जाएं। वो आवाज है सरकार विरोधी, तो अगर उसे सजा मिलेगी तो फिर जनता ये सोचने लगेगी कि सरकार के खिलाफ बोलोगे तो सजा मिल जाएगी। इस विचारधारा के आधार पर हम उन अपराधियों को छोड़ नहीं सकते। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लाते रहें। धन्यवाद।